हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपने प्रैक्टिस सेट को लेकर चलते हैं। इसके पहले हमने आपके सीडीपी की 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये आज आपकी तीसरी प्रैक्टिस सेट है। डेली प्रैक्टिस सेट में हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। और देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। उसके बाद आप नंबरिंग क्या करिए। नंबरिंग में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 इस तरीके से नंबरिंग करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप उसका उत्तर अपनी कॉपी में दिया करिए। फिर उसके बाद जब हम उत्तर बताते हैं तो उत्तर आपका गलत होता है तो गलत करिए, सही होता है तो सही करिए। और लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने 15 नंबर में से कितना नंबर सही किया है। और प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपने 15 नंबर में से कितना सही किया है। अगर 15 में से अभी भी आप 8 से 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी जो बहुत सही चल रही है और पेपर आते आते आप लगभग 14 से 15 क्वेश्चन भी सही करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी में दिया है तो 3 से 4 क्वेश्चन या लगभग 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो आप सीडीपी में अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 28 से 29 नंबर भी जा सकते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या है, सीडीपी में या सीडीपी हो या फिर सीटेट का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। ऑप्शन ए है रटन स्मृति, बी है सत्ता के प्रति अनुकूलता, सी है आलोचनात्मक चिंतन, डी है प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। तो उत्तर दीजिए आप सभी। देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ से इंग्लिश भी अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन है कि कैरिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस, तो महत्व किसे देंगे ये देखना है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं। जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। जो आपका आलोचनात्मक चिंतन होता है उस पर सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे, महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं? जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, सोचते हैं। और इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, महत्व देंगे प्रगतिशील कक्षा में या शिक्षा में। ठीक है, कि बच्चे को कोई भी चीज़ दे या कोई भी क्वेश्चन दे, उसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचे विचारे और तब प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका उपयोग अपने चरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, बी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, सी है भाषात्मक बुद्धि, डी आपका है प्राकृतिक बुद्धि। उत्तर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल गया, इसे याद कर लीजिएगा। अब जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं उसी के अनुसार पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बुद्धि है जो जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने, मतलब जो आपके अंदर की भावनाएं हैं उसको पहचानने में उसका हम उपयोग करते हैं और अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। तो किसका हम उपयोग करते हैं बताइएगा। जो आपके अंदर की भावनाएं हैं उसको पहचानने के लिए हम किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो अंतर भावनाएं हैं उसके लिए हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा कि या बी होगा, आप सही बताइए। अंतर बुद्धि का करेंगे या अंतः व्यक्तित्व बुद्धि करेंगे। ठीक है, अब आप उत्तर बताइएगा। अभी आप मत सोचिएगा कि हमने अंतर व्यक्तिक बता दिया तो अंतर व्यक्तिक ही सही होगा, या हमने अंतः व्यक्तिक कह दिया तो अंतर व्यक्तिक। आप अपने से अपना उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ अंतर व्यक्तिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो आपका होगा वो अंतः व्यक्तिक होगा। जो बुद्धि होगी क्या होगी, अंतः व्यक्तिक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी वो बिल्कुल सही होगा। बी सही कर लीजिएगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि उसे कहेंगे। ठीक है, जो आंतरिक भावनाओं को पहचानने में जिसका हम प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कथन कारक वाले क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है,
अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे, 2 ही ऑप्शन रखते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर, ताकि आपको दिखे भी, आप आंसर भी दे दें, इसी में से दोनों में से एक आंसर होगा। चलिए, कथन ए है आपका, अभी कथन ए है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, मतलब जो अच्छे खासे पैसे वाले घर से हैं, उनकी बात कर रहा है, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। ठीक है, इनका कहना ये है। तर्क में क्या है? तर्क में आप क्या लगाएंगे? क्यों या क्योंकि। ठीक है, तर्क में क्या लगाएंगे? क्योंकि। क्योंकि का अगर उत्तर सही आ गया तो आपका तर्क सही है, नहीं तो गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं हैं। क्या ये सही है? ऑप्शन ए देखते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर देख लीजिएगा इसमें। और बी में क्या दिया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, ये तो सही बात है कि जो उच्च आय वाले बच्चे होते हैं उनके अपेक्षा जो निम्न आय वाले बच्चे होते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है या फिर जो भी दिन होता है वो अलग ही बीतता है। लेकिन इसका ये तर्क बिल्कुल नहीं है कि बचपन की जो संकल्पना होती है सार्वभौमिक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। ठीक है, आइए यहाँ बस क्यों, कैसे, कब यही लगा दीजिए। इसका उत्तर अगर आपको मिल गया तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका और ऑप्शन बाद में दिखेगा। विकास है, विकास मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है ये पूछा है, क्या यह एक आयामी है? ऑप्शन अगला देखते हैं कि क्या यह एक दिशी है? विकास आपका एक दिशी है। अच्छा, आप ही बताइए कि क्या विकास एक दिशा में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है सी में है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बिल्कुल किया जा सकता है। आपके जो विकास है उसमें जो बदलाव है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आप इसका सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो सही होगा। 19 में आप सभी ये कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब दोनों सही होंगे। ठीक है, दोनों सही होंगे, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा किसका? ए का। ठीक है, क्योंकि बचपन में ये सही है, मैंने यहाँ गलत टिक लगा दिया। ये चीज़ें हमने सही बताई है लेकिन ये गलत टिक लगा, गलती से हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर 19 का आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 20 का आप ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। चलिए 21 का, आइए 21 पर चलते हैं हम। 21 में है आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है मित्रों का चयन, बी है आंखों का रंग, सी है शैक्षणिक सफलता, डी है शिक्षा में रुचि। पूछा क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए आनुवंशिकी, आनुवंशिकी होता क्या है? जैसे हमारे अंदर कोई भी चीजें होती हैं तो वो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे क्या है, अगर हमारे माँ बाप गोरे हैं तो हम गोरे हैं, उनके बाल घुंघराले तो हमारे बाल घुंघराले हैं, अगर वो कद में छोटे हैं तो हम कद में छोटे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये आनुवंशिकी, जैसे कि हमारे आंखों का जो कलर है वो अगर काला है तो हमारे माँ बाप का भी, अगर हमारे माँ बाप के आंखों का कलर काला है तो हमारा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, बी को सही करिएगा। आनुवंशिकी जब भी आए तो यही लगाइएगा। ठीक है, ये आनुवंशिकी से ये सारी चीज़ें नहीं संबंधित है, बी सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं 22 पर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन ए है परिपक्वता, बी है निष्क्रिय समाजीकरण, सी है प्राथमिक समाजीकरण, डी है द्वितीयक समाजीकरण।
जब बच्चा स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके जब सीखना स्टार्ट करता है तब वह कौन सा सामाजिकरण होता है, आप बताइए। सबसे पहले आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं। देखिए, सामाजिकरण आपका दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। ये होगा एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण कब होगा, जब बच्चा अपने घर परिवार से सीखेगा। जैसे बच्चा फैमिली में है, अभी ये घर में है, घर से बाहर नहीं गया है, अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी से सीख रहा है, तब तक वो प्राथमिक समाजीकरण में है। जैसे ही घर से बाहर आया, आसपास पड़ोसी, स्कूल, जब इस तरीके से सीखना स्टार्ट कर देगा तब वो द्वितीयक समाजीकरण में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये किससे सीख रहा है, स्कूल जैसी संस्था से सीख रहा है, तो ये कहा जाएगा आपका द्वितीयक समाजीकरण में जाएगा, ठीक है। जब माता पिता पूछेगा, घर परिवार के बारे में पूछेगा, तब वो प्राथमिक में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपसे कि एक बच्चा पहले अपने हाथ में बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए है शीर्षगामी, बी है समीप दूराभिमुख, सी है साम्य धारण, डी है संरक्षण। पहले बच्चा क्या है, अपने हाथ को बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ता है, फिर उसके बाद वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि छोटी चीज़ें वो पहले नहीं पकड़ पाता। तो इस तरीके का जो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको हम किस सिद्धांत, मतलब विकास के किस सिद्धांत को ये दर्शाएगा, ये बताना है आपको। तो देखिए, ये आपका जो प्रॉक्सिमी डिजिटल है, इसको दर्शाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, समीप दूराभिमुख, इसको दर्शाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, 23 का। देखिए, अभी तो आपका इसमें थोड़ा ठीक ठाक नाम दिया है। जब जो लोग बीएससी किए होंगे बच्चे इसमें से, उन बच्चों को पता होगा कि जब आप सभी बायोलॉजी जूलॉजी में जब चीज़ें पढ़ते थे तो किस तरीके से नाम देते थे, वो शायद ही किसी को याद होते थे, लेकिन जो जूलॉजी के बच्चे रहते थे या जिस तरीके से वो याद कर लेते थे। जैसे आपकी जूलॉजी बॉटनी हो गई, इसमें नाम बहुत अलग अलग तरीके से देते थे। केमिस्ट्री तो फिर भी ठीक रहता था अगर जो बच्चे पढ़ते रहे होंगे, और जो अभी अगर पढ़ते होंगे, जो कुछ बच्चे अभी पढ़ के आए होंगे जस्ट, उन्हें पता होगा कि किस किस तरीके से फाइलम और उस तरीके का नाम दिया जाता था, जो याद ही नहीं होता था। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उससे आसान तो मुझे लगता है सी-टेट है, आपके बीएससी से आसान, और जो बच्चे बीएससी के होंगे उनको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और बीए में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो याद नहीं होती, जैसे पॉलिटी हो गया। पॉलिटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप याद नहीं कर पाते, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ नहीं पाते। 24 पर हम चलते हैं। तो देखिए, आप सभी क्या करिएगा, प्रैक्टिस सेट अच्छे से करिएगा। अभी एग्ज़ाम में आपका टाइम है, अगर लगातार प्रैक्टिस सेट ऐसे एक एक दो दो प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप एग्ज़ाम तक सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 24 पर हम चलते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ऑप्शन बी है कि मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। सी है कि हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। डी आपका है कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो उत्तर दीजिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर देखिए सीडीपी में यही होता है कि अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है ना, आप इंग्लिश को पढ़िए एक बार, तो कभी कभी इंग्लिश समझ में आ जाता है। कुछ हिंदी ऐसी होती है जो टफ होती है, और इंग्लिश क्या होता है, आप एक दो बार पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही होगा। जो हमारा विकासात्मक परिवर्तन होता है, जो डेवलपमेंटल परिवर्तन चेंजेस होते हैं, वो देखिए वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया, ये हमारा
जो हमारा विकासात्मक परिवर्तन होता है। देखिए आ रहा है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। चलिए 24 के बाद 25 पर चलते हैं। 25 में आपका डैश दिया है, ठीक है, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अब आइए हम चलते हैं अपने ऑप्शन पर, थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा। ऑप्शन ए है भागना चित्र बनाना, बी है निचोड़ना चलने, सी है पकड़ना चढ़ने, डी है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाने। तो चलिए यहाँ पर हम भर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखिए। देखिए जो भागना होता है वो हमारे कहाँ आएगा, स्थूल में आएगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा, ठीक है। भागना और क्या था ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिएगा, और चित्र बनाना। चित्र बनाना क्या है, सूक्ष्म में आएगा, भागना स्थूल में आएगा और जो चित्र बनाना है वो सूक्ष्म में आएगा, ठीक है। क्योंकि चित्र हम बनाएंगे तो अपने उंगलियों का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर जब भागेंगे तो पैरों का पूरे पैर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उंगली का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम उंगलियों का प्रयोग करके कोई चीजें करते हैं तो वहाँ पर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है, ठीक है। तो ये भर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम 26 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। ऑप्शन ए है कि एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। ऑप्शन बी है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। सी है कि एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। डी आपका है कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी बच्ची है जो मध्य बाल्यावस्था में है, ये आपको बताना है। तो चलिए जब बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी तब वह क्या होगी, तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर पाती है, ठीक है। जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो ए चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन टास्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। 27 पर चलते हैं हम। फिर से आपका अभिकथन आ गया, चलिए अभिकथन में क्या कह रहा है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो ये तो बात सही है। क्यों? क्योंकि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। ये तो गलत है ना, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, जो परिवार है वो प्राथमिक है। हमने भी आपको क्या बताया कि हमारा जो सोशलाइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में कौन कौन आता है, प्राइमरी में आपका परिवार फैमिली आते हैं, माता पिता चाचा चाची दादा दादी आते हैं, और सेकेंडरी में कौन आता है, हमारा स्कूल आता है। लेकिन यहाँ परिवार को ही क्या कर दिया है, द्वितीय बता दिया है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, सॉरी आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ये सही और गलत पूछ दिया। चलिए आगे 28 पर चलते हैं हम। 28 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। सही मिलान का पूछा है। ऑप्शन ए है कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ऑप्शन बी है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। सी आपका है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और व संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन डी आपका है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। क्या सही होगा? अब इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है आपका सही है, बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो शैशवावस्था बच्चा तर्क को लागू करता है, बिल्कुल नहीं, वो तो शैशवावस्था में भी पहुंचा ही है, तो वो तर्क कैसे लगाने लगेगा, बिल्कुल गलत बात है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ, बिल्कुल नहीं।
कैसे प्री ऑपरेशनल में चाइल्ड नहीं हो सकता डिटेक्टिव एंड लॉजिकल, ठीक है। सी हम देखते हैं कि कंक्रीट जो ऑपरेशनल चाइल्ड होती है इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 28 का वो बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड होते हैं इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा एंड ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं। 29 में है कि इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पर्सन हाई ऑन डॉट डॉट इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना, ठीक है। सॉरी हिंदी पढ़ा, हिंदी देख लीजिए, ठीक है हिंदी देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। ऑप्शन ए है स्थानिक, बी है प्रकृतिवादी, सी है संगीतमय, डी है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। उत्तर दीजिए 29 का। तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत है उसमें डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीव पूछा है। क्या वनस्पति और जीव की जो विभिन्न प्रजाति की सुंदरता को पहचान सकते हैं वो किस में आते हैं? तो जो प्रकृति की सुंदरता को पहचाने वो प्राकृतिकवादी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से कर लीजिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 30 एनईपी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है और एनईपी से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन ए है बहुभाषावाद, ऑप्शन बी है एक भाषावाद, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ऑप्शन डी है मूल्यांकन का मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर बताइए सभी। देखिए जो हमारी एनईपी 2020 है, देखिए इसको हम ना शॉर्टकट में एनईपी भी बोलते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लें, इसको एनईपी 2020 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा पढ़ने की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनईपी भी पढ़ सकते हैं। जो हमारा एनईपी 2020 होता है वो क्या है कि मूल्यांकन का मानकीकरण है, का क्या करता है, सिफारिश करता है। किसकी सिफारिश करता है? क्या मूल्यांकन का मानकीकरण का सिफारिश करता है या पाठ्यक्रम के मानकीकरण का या एक भाषा का या बहुभाषावाद का? तो यहाँ पर जो होगा वो जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बहुभाषावाद का। एनईपी 2020 कहता है कि अलग अलग भाषा के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। अगर कोई बच्चा बंगाली है, कोई गुजराती है और कोई यूपी का बच्चा है, ठीक है, ये तीनों साथ में पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे। कोई गुजराती से गुजराती सीखेगा, बंगाली से बंगाली, यूपी वाले से यूपी वाला सीखेगा। तो इस तरीके की भाषाओं का इनमें ये चर्चा होंगी और अलग अलग तरीके वहाँ लोग क्या खाते हैं वो चीज़ें सीखेगा, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, पहनते क्या हैं। तो इससे इसके कारण ये क्या करता है, जो हमारा एनईपी 2020 है इसीलिए ये बहुभाषावाद को की क्या करता है, सिफारिश करता है कि बहुभाषावाद के जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सीख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं या जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक ज़रूर पहुंचे। और आपकी और भी जो क्लासेस है वो आती हैं, जैसे आपकी जो बच्चे एसएसटी ले रखे हैं एसएसटी की क्लासेस हम प्रोवाइड कर देते हैं। आप सभी एसएसटी की डेली क्लासेस आती हैं, अभी वहाँ पर 2012 का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और बच्चा आपका ईवीएस और हिंदी उसको भी हम लेके चलेंगे साथ में, धीरे धीरे चीज़ें हम कवर करेंगे।
और अभी तो भी शाम को वीडियो बना रहे हैं, जैसे टाइम मिलता है हम आपको सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो देके चीज़ों को हम जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो जिन बच्चों को नहीं पता है उन तक आप शेयर भी कर दिया करिए, ताकि उन बच्चों को भी पता हो जाए और वो भी पढ़ ले। ठीक है, देखिए आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये ऐसा नहीं कि कंपटीशन है आप किसी को प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 90 के ऊपर पा जाइए आप पास हैं, बाकी 100-200 नंबर लेके आपको कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए थैंक यू एवरीवन, बाकी हम चलते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में SST में मिलते हैं हम।